जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को वन शॉट वीडियो में हल करेंगे। इस प्रश्नावली से हर एक वर्ष एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी गणित है उन लोगों के किताब में प्रश्नावली 1.3 में यह प्रश्न दिए गए होंगे, और जिनके पास नई एनसीईआरटी गणित है उनके किताब में 1.2 में यह प्रश्नावली दिया गया होगा। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, इस प्रश्न का हल करने से पहले हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। बिना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जाने हम लोग इस प्रश्न का हल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्याएं होती है। अब देखिए, परिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती है जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है। देखिए, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, सहअभाज्य संख्याएं का मतलब हुआ कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा केवल एक होगा। एक के अलावा दूसरा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इनमें नहीं हो सकता है। जैसे देखिए, मानकर चलिए 5 और 7, तो 5 का गुणनखंड क्या होगा? 5 को हम लोग 5 × 1 लिख सकते हैं, और 7 का गुणनखंड होगा 7 × 1। देखिए, 5 और 7 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? केवल एक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे इसमें। जैसे मानकर चलिए एक 5 है और दूसरी संख्या जो है 12 है, तो 5 का गुणनखंड होगा 5 × 1, और 12 का गुणनखंड होगा 2 × 3 × 2 × 2 × 1। यानी कि हम लोग 12 के गुणनखंड में 2 2 बार आएगा, 3 1 बार आएगा, और 1 1 बार आएगा। देखिए, यहाँ 12 और 5 में उभयनिष्ठ मतलब कि दोनों में केवल एक है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। इस तरह से 5 और 12 क्या है? सहभाज्य संख्या है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सहभाज्य संख्याएं में जो होती है दोनों संख्याएं अभाज्य होती है। जैसे इसमें 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य, लेकिन इसमें देखिए 5 अभाज्य है लेकिन 12 भाज्य है, फिर भी 5 और 12 दोनों भाज्य संख्याएं, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती वह अपरिमेय होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। जो परिमेय नहीं होगी वह अपरिमेय हो जाएगी। अब देखिए, अपरिमेय का जो रूप होता है, जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका जो अंडर रूट होता है यह होता है अपरिमेय संख्या। और पाई भी है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, 22/7 है वो परिमेय संख्या है। 22/7 को हम लोग परिमेय संख्या लिखेंगे, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और P और Q यानी कि 22 और 7 दोनों पूर्णांक है, और Q 0 नहीं है, और 22 और 7 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा एक ही होगा। लेकिन पाई, देखिए पाई का एग्जैक्ट जो मान होता है वह 22/7 नहीं होता है। इसका जो लगभग मान हम लोग लेकर मैथ के सॉल्यूशन में आसानी के लिए 22/7 लिखते हैं। बाई का मान जो होता है 3.14159 ... होता है। ये जो दशमलव प्रसार है इसका अशांत होता है, अनावर्ती होता है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है।
अब देखिए हम लोग समझेंगे कि शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। तो देखिए जो दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, जैसे 3.15 है, 2.414 है, ये इसका अंत हो गया। 1.5 के बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा। 2.414 जो है ये इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो है ऐसे जो दशमलव प्रसार होते हैं वो शांत होते हैं। अब देखिए अशांत क्या होते हैं, जिन संख्याओं का, जिन जो दशमलव प्रसार होता है जिन संख्याओं का बार बार आता है, मतलब कि उनका अंत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 3.154 444, ये बार बार 444 आता जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि अशांत है और आवर्ती है, क्योंकि 4 बार बार आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.14 पर हम लोग यहाँ बार ब्रैकेट दे देते हैं, इसका मतलब हुआ कि 4 बार बार आ रहा है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कहा जाए 3.3, यहाँ बार ब्रैकेट रहे, इसका मतलब 3 बार बार आ रहा है, इसका 3 का अंत नहीं होगा, ये हमेशा आते जाएगा। तो ये हो जाएगा अशांत होगा और आवर्ती होगा। अब देखिए अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत तो होता है, मतलब कि उसका कभी अंत नहीं होता है। जैसे मानकर चलिए 3.01, 001, 0001, 00001 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये क्या है, इसका अंत नहीं है। डॉट 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 का मतलब ये इसका कभी भी अंत नहीं होगा, और इसमें कोई भी एक प्रकार का संख्या जो नहीं है जो बार बार आ रहा है। जैसे 01 उसके बाद 001 आ रहा है, 301 आ रहा है, 401 आ रहा है, कोई भी एक जैसा संख्या बार बार नहीं आ रहा है। इसी तरह मानकर चलिए 6.34, 3345696676057 इस तरह से आगे जाते जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। ये होता है और शांत होता है, अनावर्ती होता है। अब हम लोग अपने पहले प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम लोगों को इसमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम लोग इसमें मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, और हम लोग अपने माने हुए बात को ही गलत सिद्ध कर दे तो यह पता चलेगा, इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे इसमें कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए √5 अगर एक परिमेय संख्या हो जाएगा तो √5 बराबर P/Q हो जाएगा, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, Q0 = 0 है, तथा P और Q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि P और Q का जो अभाज्य गुणनखंड है, मतलब कि जो इनका गुणनखंड है उसमें जो घनिष्ठ गुणनखंड है केवल एक है। अब देखिए हम लोग यहाँ √5 के बटा में कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं। अब √5 को हम लोग यहाँ तिर्यक गुना करेंगे तो √5 क्यों हो जाएगा, √5 का क्यू से गुना होगा, तो √5 क्यू बराबर हो जाएगा 1 का P से गुना होगा P। तो अब हम लोग इसके दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, LHS और RHS दोनों। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए इसमें वर्ग करेंगे तो √5 का √5 से गुना होगा तो 5 हो जाएगा। अब Q का Q से गुना Q² हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा। इधर P है तो P का P से गुना होगा, P² हो जाएगा। अब देखिए अगर मानकर चलिए हम लोग 6 गुना 2 लिखते हैं तो यहाँ 12 आता है, तो यहाँ इसका मतलब जो 6 है 12 का गुणनखंड है, या 2 भी जो है 12 का गुणनखंड है।
तो यहाँ भी 5 क्यू स्क्वायर मतलब 5 गुना क्यू स्क्वायर है और बराबर पी स्क्वायर है। तो इसका मतलब है, अतः देखिए इसका मतलब हुआ 5, यहाँ पी स्क्वायर जो है पी स्क्वायर का गुणनखंड है। ठीक है, अगर 5 पी स्क्वायर का गुणनखंड है तो देखिए 5, इसलिए 5 पी का भी गुणनखंड होगा। देखिए इसको हम लोग समझेंगे। जैसे मानकर चलिए 5 अगर 25 का गुणनखंड है, ठीक है, तो पी स्क्वायर बराबर मानकर चलिए 25 है, तो पी बराबर होगा 5, तो 5 का भी गुणनखंड होगा। इसी तरह अगर मानकर चलिए पी स्क्वायर बराबर है 100, तो पी बराबर हो जाएगा 10। अगर 5 जो है पी स्क्वायर यानी कि 100 का गुणनखंड होगा, 100 से कटेगा 20 बार में, तो 5 जो पी का मान आएगा 10, इसका भी क्या होगा, इसका भी गुणनखंड होगा, 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से 5 पी का भी गुणनखंड होगा। अब हम लोग पी को 5 बार मान लेंगे, तो देखिए लिखेंगे माना कि पी बराबर 5 है। अब देखिए इसलिए पी स्क्वायर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 25 r स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 r स्क्वायर। अब हम लोग इस जो पी स्क्वायर का मान 25 r स्क्वायर है, इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए पी स्क्वायर बराबर आया 25 r स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 से 25 5 बार में कट जाएगा, इसलिए क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर है 5 r स्क्वायर मतलब 5 गुना r स्क्वायर, और गुना में है तो 5 क्यू स्क्वायर का गुणनखंड होगा। अतः 5 क्यू स्क्वायर का गुणनखंड होगा। अब देखिए 5 क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है, तो इसलिए 5 क्यू का भी गुणनखंड होगा। ठीक है, अब देखिए 5 क्यू का भी गुणनखंड है, और यहाँ हम लोगों ने पाया था कि 5 पी का भी गुणनखंड है। तो इसका मतलब इसको हम लोग लिखेंगे, चूंकि 5 पी और क्यू दोनों का गुणनखंड है, इसलिए हम लोगों ने देखिए यहाँ शुरुआत में क्या माना था कि पी और क्यू सअभाज्य संख्या है, मतलब कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पाया है कि 5 भी पी और क्यू दोनों का गुणनखंड है। इसका मतलब पी और क्यू सअभाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए पी और क्यू सअभाज्य संख्याएं नहीं। अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा थी कि √5 जो है एक परिमेय संख्या, यह गलत हो गया, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि
3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि 3+2√5 हम लोगों को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको भी हम लोग उसी तरह से मान लेंगे कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग 3+2√5 को p/q लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3+2√5, यहाँ प्लस है 3, तो 2√5 बराबर हो जाएगा p/q। यहाँ 3 देखिए इधर प्लस में है, उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3 के आगे कुछ नहीं है, प्लस में है, इधर आएगा माइनस। अब देखिए यहाँ क्या है, p/q -3, यहाँ 2√5 है, यानी कि 2 गुना √5 है। ठीक है, अब गुना में हम लोग इसको उस साइड ले जाएंगे RHS में, तो भाग में हो जाएगा, तो इधर √5 बराबर हो जाएगा p/q -3 बटा में 2। √5 बराबर हो जाएगा, देखिए बटा में 2 है, तो p/2q -3/2, दोनों में भाग लग जाएगा। अब इतना जो है RHS, यह देखिए एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p और q क्या है, पूर्णांक है। तो p और q में जो 2 से हम लोग गुना भी कर देंगे, 2q भी होगा, तो p/2q एक परिमेय संख्या होगा, और 3/2 भी एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो परिमेय संख्या ही मिलता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं p/2q -3/2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए RHS अगर क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, तो LHS भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या का अंडर रूट जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि 5 एक अभाज्य संख्या है, इसका अंडर रूट में है, तो ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 3+2√5 को जो हम लोगों ने माना था कि परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या होगी। ये हम लोगों ने इसको सिद्ध कर दिया। अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को सिद्ध करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें 3 भाग है, इसका पहला भाग है 1/√2। तो देखिए इसको भी हम लोग उसी तरह से 1/√2 को परिमेय संख्या मान लेंगे और इसी को गलत सिद्ध कर देंगे। तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 1/√2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं p/q। अब देखिए इसका हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि 1/√2 है, तो हम लोग इसको कर देंगे √2/1 बराबर, इधर भी उल्टा हो जाएगा q/p। अब देखिए p/q एक परिमेय संख्या है, तो q/p भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि
किसी भी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम जो होता है परिमेय संख्या ही होता है। देखिए एक नोट हम लोग समझेंगे कि 0 को छोड़कर सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम परिमेय संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ, मानकर चलिए 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका व्युत्क्रम जो होगा 3/2, यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उदाहरण 2 लेकर हम लोग चलेंगे। जैसे देखिए -5/9 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका व्युत्क्रम जो होगा 9/-5, यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ देखिए तीसरा एग्जाम्पल, 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटा में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। लेकिन इसका व्युत्क्रम जो होगा 1/0, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, अपरिभाषित है। 1/0 जो है अपरिभाषित है, क्योंकि किसी भी संख्या में हम लोग 0 से भाग देते हैं तो वो परिभाषित नहीं होता है, वो इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। अब देखिए यहाँ √2 इधर है और उधर है Q/P। अब हम लोग लिखेंगे इसको Q/P एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि P/Q परिमेय संख्या था तो इसका व्युत्क्रम भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब देखिए RHS जो है परिमेय संख्या है, तो इसका LHS √2/1 यानी कि √2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। लेकिन √2 क्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 क्या है, एक अभाज्य संख्या, और इसका अंडर रूट जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। अब अपरिमेय संख्या है अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। अवधारणा गलत है, इसलिए क्या होगा, 1/√2 अपरिमेय है। यही हमारा आंसर हो। अब देखिए अब हम लोग यहाँ दूसरा इसका भाग है 7/5, इसको सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी हम लोग मान लेंगे कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको परिमेय मान लेंगे, तो इसलिए 7/5 को हम लोग P/Q लिख सकते हैं। अब देखिए 7/5 बराबर Q आ गया, तो यहाँ बटा में 1 है, और हम लोग इसको लिख सकते हैं √5 बराबर 7, इधर गुना में इधर आएगा, भाग में नीचे आ जाएगा, P/7Q होगा। अब देखिए P/7Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या होगी।
लेकिन √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हमारी अवधारणा क्या है कि गलत है, कि हम लोगों ने माना था इसको परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा भाग है 6 + √2। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी उसी तरह करना है। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 बराबर हो जाएगा P/Q। अब देखिए यहाँ √2 बराबर हो जाएगा P/Q। 6 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये क्या है? P/Q एक परिमेय संख्या है, और 6 को 6/1 लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या होगा। और परिमेय में से परिमेय हम लोग हटाते हैं तो परिमेय ही प्राप्त होता है। तो यहाँ P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ जो है √2 इसके बराबर ही है। √2 RHS अगर परिमेय है तो LHS भी क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 जो है, लेकिन √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अब तक हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मुझे आशा है इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और इस प्रश्नावली से अगर प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाए तो आप लोग उसका हल कर देंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।